Greetings everyone, my name is KS Deepak and on behalf of Shield IAS I welcome you all in today's news analysis. पर आज के एनालिसिस में जाने से पहले on behalf of Shield IAS I ask your pardon. कल का जो वीडियो था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस, जो वीडियो है कल का इट वाज नॉट अप टू द मार्क्स. वी आस्क योर पार्डन फॉर दैट. द सेम टाइम वी विल ट्राई कि ये जो टेक्निकल ग्लिचेस है ये दोबारा ना हो. नाउ विद दैट लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेज अंडरस्टैंडिंग. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दोज आर्टिकल जो कि हिंदू के डेली एडिशन में है. सो ये कौन से आर्टिकल हैं? द फर्स्ट आर्टिकल इज ऑन IS इस्लामिक स्टेट. सो यहाँ पर देखेंगे कि जो इस्लामिक स्टेट है वो तालिबान से कैसे डिफरेंट है. तालिबान इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अल-कायदा. इस्लामिक स्टेट, तालिबान और अल-कायदा का जो आइडियोलॉजी है वो कैसे डिफरेंट है, और ये जो आइडियोलॉजी है इसके वजह से उनमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ हम लोग फर्स्ट आर्टिकल में देखेंगे. द सेकेंड आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू इंडिया म्यांमार टाइज. सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिया म्यांमार का जो टाइज है वो ये सब इश्यूज़ होने के बावजूद भी क्यों इतना सस्टेन है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, म्यांमार क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स जो कि म्यांमार में लागू किया जा रहा है. सो दैट ऑल थिंग्स विल बी सीइंग इन द सेकंड आर्टिकल. द थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू ICDS या पर्टिकुलरली आंगनवाड़ी सिस्टम. सो यहाँ पर हम लोग जो आंगनवाड़ी सिस्टम है ICDS है उस पर बात करेंगे. काफ़ी डिटेल में देखेंगे कौन से स्कीम्स हैं, क्या क्या बेनिफिशियरीज हैं, ऑल दोज थिंग्स. द फोर्थ वन इज रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म. यहाँ पर देखेंगे जो फिस्कल फेडरलिज्म है वो कैसे डिस्टर्ब्ड है, क्या क्या है करंट स्टेटस, जो डायनामिक्स है वो क्या है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, स्टेट्स का जो टेक है वो क्या है, सेंटर का जो टेक है वो क्या है. ऑल दिस थिंग्स वुड बी सीइंग इन द फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री पैनल्स. सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे काफ़ी डिटेल में कि पार्लियामेंट्री पैनल्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन से डिविजन्स होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, इंप्रूवमेंट्स कौन से हैं, क्रिटिसिजम्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन अवर फिफ्थ आर्टिकल. द सिक्स्थ वन इज रिलेटेड टू इंडिया ईरान. सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक कन्वेंशन के बारे में बात किया गया है और दूसरा चाबार पोर्ट पे. सो हम लोग दोनों टॉपिक्स पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे. चाबार पोर्ट क्या है, चाबार पोर्ट लेटेस्ट स्टेज में क्यों यूज़फुल हो सकता है, कैसे चाबार पोर्ट यूज़ करते हैं इंडिया, ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन कौन सी एजेंसी जो है वो उसे प्रपोज करता है, कौन सी एजेंसी उसे इम्प्लीमेंट करता है, कन्वेंशन में क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं. ऑल दोज थिंग्स वुड बी द सिक्स्थ वन. द सेवेंथ वन इज रिलेटेड टू टोमेटो फ्लू. सो इस बार हर दिन नया फ्लूज जो है वो दिखाया जा रहा है, नए फ्लूज जो है वो हम लोग से मिल रहे हैं, नए फ्लूज हम लोग ध्यान में ढूंढ रहे हैं. सो ऑन बिहाफ ऑफ शील्ड आईएएस आई आस्क यू टू रिमेन सेफ. जब तक आप सेफ नहीं होगे आपका जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा. सो प्लीज़ रिमेन सेफ. सो विद दैट ये जो सेवन्थ आर्टिकल है, ये सेवन्थ आर्टिकल हम लोग देखेंगे जो टोमेटो फ्लू है वो क्या है, कैसे वो स्प्रेड करता है, क्या क्या इशूज़ हैं उसमें, कैसे इंडिया काउंटर करने का कोशिश कर रहा है, क्या क्या ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, ऑल दोज थिंग्स. एंड द लास्ट वन एज यूजुअल वुड बी द क्विज ऑफ द डे. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन विच इज ऑन द IS इस्लामिक स्टेट. तो जैसे मैंने कहा इस्लामिक स्टेट पर हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे एंड दैट एस्पेक्ट आई हैव डिस्कस इन दी 3rd अगस्त वीडियो. यहाँ पर जो 3 अगस्त का जो वीडियो है वहाँ पर आई हैव इन क्वाइट डिटेल एक्सप्लेन कि जो तालिबान है, तालिबान कैसे अल-कायदा से डिफरेंट है और अल-कायदा जो है इस्लामिक स्टेट से कैसे डिफरेंट है, इनकी आइडियोलॉजी में क्या इश्यूज़ हैं और आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ होने के कारण इस्लामिक स्टेट और तालिबान में क्यों डिफरेंसेस हैं. एज वेल एज हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो अल-कायदा का जो सब नेटवर्क है जिसे कहते हैं अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS, वेयर एज इस्लामिक स्टेट का एक सब ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पर ऑपरेट करता है, इनमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ऑल दोज थिंग्स वी आर डिस्कस इन द 3rd अगस्त. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ इस्लामिक स्टेट. विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड आर्टिकल विच इज ऑन म्यांमार. सो अगेन लेट मी हैव अ डिस्क्लेमर. यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सिक्यूशंस का बात किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल गैम्बल है, जो इंटरनेशनली जो कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक्स है. UPSC is never interested in the conflicting topics. UPSC would never ask anything related to those conflicting topics. So UPSC aspirant के माध्यम से, UPSC aspirant के perspective से यहाँ पर what we need to know is the aspects of India Myanmar ties. इंडिया और म्यांमार के जो रिलेशंस है उस पर हम लोग बात करेंगे, उसकी जो सिग्निफिकेंस है उस पर हम लोग बात करेंगे, कैसे ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुआ है, क्यों इंडिया के लिए म्यांमार इतना इंपॉर्टेंट है, और ये जो सिग्निफिकेंस है दिस आई हैव डिस्कस इन द 16th अगस्त. 16 अगस्त का जो वीडियो है वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस
कि जो क्या क्या है सिग्निफिकेंस, म्यांमार क्यों सिग्निफिकेंट है, म्यांमार में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। देयर इज अनदर प्रोजेक्ट नोन एज द IMT रेलवे। तो ये जो IMT ट्राइलेटरल हाईवे है ये क्या है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों वहाँ पे जो तख्ता पलट हुआ है, जो मिलिट्री कू हुआ है, उसके बावजूद भी इंडिया जो है इंडिया क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन 16 अगस्त वीडियो। सो ये जो डायनामिक्स है, ये डायनामिक्स आपको समझना जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर डायनामिक्स के बेसिस पर आते हैं। सो प्लीज रेफर टू द 16 अगस्त वीडियो टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड आर्टिकल एंड आवर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन विच इज ऑन ICDS। यहाँ पर बात करेंगे ICDS पर। So, क्या है ICDS? So, ICDS is an abbreviation of Integrated Child Development Scheme। ये जो स्कीम है, ये स्कीम is an centrally sponsored scheme। अब ये जो centrally sponsored scheme है वो क्या है? So, अगर स्कीम्स की बात करें इंडिया में, स्कीम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड देयर इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब इसमें डिफरेंस क्या है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर में? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होते हैं जहां पे सेंटर स्पॉन्सर करता है। फॉर एग्जांपल सेंटर मान लीजिए कि 70% ऑफ जो एक्सपेंडिचर है वो सेंटर देगा, बाकी जो 30% है वो स्टेट करेगा, या 60-40 हो गया। इस परसेंटेज में वो जो रेवेन्यू है, वो जो एक्सपेंडिचर है वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मनरेगा हो गया। तो ज़्यादातर जो स्टेट लिस्ट में जितने भी ऑप्शंस हैं, स्टेट लिस्ट में जितने भी आपके काम हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं स्टेट लिस्ट में, उस पर जितने भी स्कीम्स बनाए जाते हैं दे आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। जबकि जो स्कीम है जो कि सेंट्रली बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल जो कि यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट के जितना भी टॉपिक्स है जनरली जो स्कीम्स होते हैं दे आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और यहाँ पर पर्टिकुलरली जो फंडिंग है वो पूरा सेंटर देता है और स्टेट नहीं देता यहाँ पर। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो ICDS है वो क्या है? ICDS इज एन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स सी कौन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये जैसे क्वेश्चंस काफ़ी बार UPSC में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा कोई एक जो स्कीम है उसके नाम कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इंप्लीमेंट करती है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू शुड हैव अ नैक। एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड व्हेन? इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1975। सो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि पर्टिकुलर एज ग्रुप क्या है 0 to 6 ईयर्स। जो उनका साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी एनहांसमेंट करने के लिए इससे बात है। देयर इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड malnutrition. Then we are having another issue that is on the increased coordination in policy implementation among various departments. तो ये जो ICDS है, जितने भी काम हैं दे आर मल्टीफेसेटेड। एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है वो सोलली यूज़ नहीं कर सकता है, सोलली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज़ का यूज़ होना, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ जो है वहाँ पर इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने का भी एक ऑब्जेक्टिव किसमें है? ICDS में है। Then we are having another objective that is to educate and empower adolescent girls. और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वी आर हैविंग वेरियस स्कीम्स। कौन से स्कीम्स हैं? द फर्स्ट स्कीम इज आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम। अब यहाँ पर आंगनवाड़ी आप सबको पता होगा आंगनवाड़ी क्या है, बट आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे मोटे और एस्पेक्ट्स हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आंगनवाड़ी में पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रन है एज वेल एज द प्रेग्नेंट वुमेन आर देयर, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ये सबको पर्टिकुलरली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्री स्कूल जो एजुकेशन है उसे प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, ये सब सर्विसेज भी आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम्स के अंदर ही आता है। देन वी आर हैविंग द प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसमें जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, इनमें पर्टिकुलरली एक इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव का बात किया गया ऑफ ₹5,000। और ये जो है किस मेथड से दिया जाएगा? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मोड से दिया जाता है। दैट इज द सेकेंड स्कीम। थर्ड स्कीम इज नॉन एज द नेशनल क्रीचर स्कीम। अब ये क्या स्कीम है? नेशनल क्रीचर स्कीम में दे प्रोवाइड द डे केयर फैसिलिटीज। डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किनको? जो चिल्ड्रन है पर्टिकुलरली ऑन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years।
ऑफ वर्किंग वुमेन। जो वुमेन है जो कि वर्क करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये मैटरनिटी की वजह से कोई डिस्करेज ना हो, वो जो जॉब में उन्हें कोई डिस्करेजमेंट ना हो, इस वजह से उन्हें प्रमोट करने के लिए डे केयर फैसिलिटीज़ का भी इनिशिएटिव है ICDS के अंदर, विच इज़ नॉन एज द नेशनल क्रीचर स्कीम। देन वी आर हैविंग द स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। वहाँ पर जो गर्ल्स हैं पर्टिकुलरली इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14, तो उन्हें एम्पावर करने के लिए, जो उनका सोशल स्टेटस है उसे एम्पावर करने के लिए, जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे एम्पावर करने के लिए, लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, होम स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए किसके अंदर इनिशिएटिव है, स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। देन वी आर हैविंग द पोषण अभियान। पोषण अभियान काफ़ी एविडेंट है नाम से ही, यहाँ पर जो स्टनिंग है उसके लेवल को रिड्यूस करना, अंडर न्यूट्रिशन जो है उसे कम करना, एनीमिया का जो केसेस है, लो बर्थ वेट जो है, या रिडक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों में कौन काम करता है, पोषण अभियान काम करता है। एंड द लास्ट वन इज नॉन एज चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन जो स्कीम है वहाँ पर क्या है, पर्टिकुलरली काफ़ी सारे वर्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि चिल्ड्रंस फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ इशू ऑफ एब्यूज़ होने के चांसेस है पेरेंट्स से, नेगलेक्ट होने के चांसेस हैं, सेपरेशन के चांसेस है, अबैंडनमेंट के चांसेस हैं, एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस हैं। तो ये जो पेरेंट्स से जो वर्नरेबिलिटीज़ हैं उसे कम करने के लिए वी आर हैविंग द चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। सो आप देख रहे हो कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज़ मेड अ मल्टीफेसेटेड अ वेल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम नोन एज ICDS। और ICDS इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन अचीवमेंट ऑफ इंडिया, एंड काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोरम्स में भी इंडिया को एक्colades मिले हैं बिकॉज ऑफ दिस ICDS। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टॉपिक विच इज़ नॉन एज द फिस्कल फेडरलिज्म। अब यहाँ पर लेट मी अगेन कॉशियसली टेल यू, लेट मी अगेन गिव यू अ डिस्क्लेमर, जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ वेरी ईयर आफ्टर ईयर, जो मंथ आफ्टर मंथ, ये जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं वो चेंज करते हैं, बट द कंसेप्ट रिमेन सेम। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट। जो कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश करें, जो डायनामिक्स है उसे समझने की कोशिश करें। सो विद दैट नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अभी जो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द 8th August। यहाँ पर पर्टिकुलरली आई हैव एक्सप्लेन कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज बेटर देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज बेटर देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। मैंने ये भी बात किया है काफ़ी डिटेल में कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स जो है वो इंडिया ने लिए हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये फेडरलिज्म का एस्पेक्ट आप समझने के बाद देन यू कम टू दिस टॉपिक विच इज़ ऑन फाइनेंस कमीशन। अब यहाँ पर अगेन फाइनेंस कमीशन का जिक्र है, तो देखते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या है। सो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी। संविधान में मैंडेट दिया गया है क्या के लिए? टू हाउ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म के लिए ये बॉडी है, बनाया गया है, एंड इसका जो मैंडेट है ये संविधान में दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? इन आर्टिकल 280 में दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है? टू इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ फाइनेंसेस। जो फाइनेंसेस है स्टेट के, जो फाइनेंस है उसे देखने के लिए, एज वेल एज यूनियन की जो फाइनेंस है उसे देखने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज वेल एज इवैल्यूएट करने के साथ साथ इन्हें रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करना है। किसके लिए रिकमेंडेशंस? कि किस बेसिस पर आप टैक्सेस डिवाइड करोगे। ये जो टैक्सेस है ये आप on the principle of determining the distribution of these taxes among states as well as among state and the union। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे कहते हैं कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में आप कैसे टैक्स उसे डिवाइड करोगे, एज वेल एज स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में आप कैसे जो टैक्सेस हैं वो डिवाइड करोगे। ये सब चीज़ों के जो डिविजन्स है ये कौन रिकमेंड करता है? ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको समझना है दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म बेसिकली क्या होता है? फेडरलिज्म बेसिकली मीन्स कि सेंटर और स्टेट जो है जो पावर शेयरिंग है वो डिवाइड करे फॉर नेशनल वर्किंग, राइट। तो आप नेशन को वर्क करने के लिए यू आर हैविंग अ शेयरिंग ऑफ पावर्स। आप पावर शेयर करते हो अमॉन्ग सेंटर एंड द नेशनल गवर्नमेंट, सॉरी अराउंड द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो ये जो डिवीजन है पावर्स वो आप पॉलिटिकली भी डिवाइड कर सकते हो, और ये जो पावर है ये आप फाइनेंशियली भी हो सकते हो। जब आप फाइनेंशियल पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फाइनेंशियल जो रेवेन्यू उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। सो नाउ आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुका है कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनेंस कमीशन क्या है। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स सी कि क्या है ये टसल। ये जो दिक्कतें चलती आ रही हैं स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ये जो तानातानी हो रहा है ये क्या है? सो इसको समझने के लिए फर्स्ट सी ओवर टाइम क्या है। जो नॉन शेयरेबल रेवेन्यू है, आप यहाँ पर समझें कि जो टोटल रेवेन्यू है
जो कि कंट्री में बनाता है, जो कंट्री के पास आता है, सेंटर के पास या स्टेट के पास, दे आर ऑफ टू टाइप्स. देयर इज द नॉन शेयरेबल रेवेन्यू एंड देयर इज द शेयरेबल रेवेन्यू. जो नॉन शेयरेबल रेवेन्यू है वहां पर पर्टिकुलरली वी आर हैविंग स्पेसिफिकली सर्च चार्जेस और सेस. सर्च चार्ज और सेस जैसे चीज़ जो है वो नॉन शेयरेबल रेवेन्यू है, और स्टेट्स जो है वो एलिस्ट करते हैं कि जो नॉन शेयरेबल रेवेन्यू है वो ओवर द ईयर्स बढ़ाया गया है. तो स्टेट्स का जो शेयर है, स्टेट्स को कहीं ना कहीं पैसा जो है वो नहीं दिया जा रहा है, सेंटर जो है पैसा ले रहे हैं. इन दैट जो शेयरेबल रेवेन्यू उसका जो कंपोनेंट है वो कम रहा है, और नॉन शेयरेबल रेवेन्यू का कंपोनेंट क्या हो रहा है, ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है. दैट इज द फर्स्ट इशू. सेकेंड इशू, इसकी काफ़ी बार जो फिजिकल पावर्स हैं और जो शेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर जो है रिड्यूस करते जा रहा है. दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट. थर्ड एस्पेक्ट ये है कि जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, स्टेट्स में जो पावर था, द पावर टू फिक्स टैक्सेस, जो कि पर्टिकुलरली था अंडर वैट, जिसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेस, वो जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया जीएसटी आने के बाद. दैट इज द थर्ड इशू. फोर्थ इशू, इसकी क्या क्या चैलेंजेस हैं. अनदर चैलेंज इज यही तो है कि जहाँ पे आपका नॉन शेयरेबल रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स, बट इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो हैविंग FRBM एक्ट. ये FRBM क्या है? FRBM इज एन एब्रिविएशन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. सो यहाँ पर कुछ टारगेट्स जो है वो सेंटर देते हैं स्टेट्स को, जो कि स्टेट्स को फुलफिल करना होता है. और यहाँ पर स्टेट्स कहते हैं आप एक बार हम लोग एक साइड में आप हमें पैसा नहीं देते हो और दूसरी साइड में यू कंपेल अस टू फुलफिल दोज टारगेट्स. तो इस वजह से जो स्टेट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही है. सो दैट इज समथिंग जो कि स्टेट्स जो है बता रही है. सो विद दैट नाउ लेट्स सी कि फाइनेंस कमीशन है वो ओवर द ईयर्स क्या क्या रिकमेंडेशंस करते हैं. तो जैसे मैंने कहा फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधान में है, आर्टिकल 280 जो है वो उसे मैंडेट करता है. अब देखते हैं कि जो 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में क्या कंपैरिजन है. तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो फाइनेंसेस है उसे शेयर करने के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरियाज जो है वो डिसाइड करते हैं. तो 14 फाइनेंस कमीशन में अगर आप क्राइटेरियाज के बेसिस पे बात करो कि क्या क्या क्राइटेरियाज थे और उनका क्या वेटेजेस था जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कितना टैक्स किस स्टेट के पास जाएगा, उसमें अगर आप देखें तो इनकम डिस्टेंस जो है उस पर 50% का वेटेज था. जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का वेटेज था 7.5. बट अगर यहाँ पे आप देखो जो इनकम डिस्टेंस है वो कमा हुआ है, एज वेल एज फॉरेस्ट पे जो वेटेज है वो बढ़ाया गया. सो कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड नोट. सेकेंड थिंग इज द एरिया. काफ़ी सारे स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल यूपी जैसे स्टेट जिनके एरिया बड़ा है तो वहाँ पर उनको ज़्यादा टैक्स देने का बात है. एरिया के बेसिस पर 15% का टैक्स है. यहाँ पर भी एरियाज के बेसिस पर 15% ऑफ वेटेज है. सो एरिया में जो वेटेज है वो सेम है. देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन विच इज़ ऑन पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन में 14 फाइनेंस कमीशन में 27.5% ऑफ वेटेज था. यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन में जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ, दैट बिकेम 15%. सो इससे क्या होता है, मान लीजिए कि एक स्टेट है फॉर एग्जांपल यूपी में जो पॉपुलेशन है, बिहार का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आप कंपेयर करो केरला जैसे स्टेट्स जहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर प्लेस है. सो इस बेटर प्लेस फैमिली प्लानिंग के कारण उनका पॉपुलेशन भी कम है. और यहाँ पर अगर आप जो वेटेज है वेटेज कम कर दोगे पॉपुलेशन में, जो स्टेट्स हैं जो कि फैमिली प्लानिंग बेटर इंप्लीमेंट किए हैं, यू आर गिविंग अ पनिशमेंट. आप उसे पनिशमेंट प्रोवाइड करो रेदर देन गिविंग देम अ क्रेडिट. अगर उन्होंने फैमिली प्लानिंग अच्छी तरीके से की है तो आपको उसे इंसेंटिवाइज करना है, राइट. यू शुडंट पनिश देम. सो यहाँ पर अगर आप जो परसेंटेज कम कर देते हो तो दो स्टेट्स जिनके पास पॉपुलेशन कम है आप उसे क्या कर रहे हो, आप उनका जो टैक्सेस है वो कम कर रहे हो. यू आर इट इज़ काइंड ऑफ पनिशमेंट. सो इसे बैलेंस करने के लिए 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, इसे बैलेंस करने के लिए 15 फाइनेंस कमीशन केम विद अनदर पैरामीटर जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. सो यहाँ पर वो क्या करते हैं, पर्टिकुलरली वो स्टेट्स जो कि डेमोग्राफिकली जो कि फैमिली प्लानिंग पे काफ़ी अच्छी तरह वर्क किए हैं उनको इंसेंटिवाइज करते हैं. सो इस वजह से स्टेट्स में जो ये इश्यूज थे, स्टेट्स में ये इनसिक्योरिटीज़ थे कि जो हाई पॉपुलेशन जो स्टेट है वो लो पॉपुलेशन स्टेट्स के कंपैरिजन में बेटर प्लेस है, ये जो इश्यूज़ हैं ये इश्यूज़ को हटाने के लिए 15 फाइनेंस कमीशन में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का ये बात था कि वो स्टेट्स जो कि फैमिली प्लानिंग जैसे जितने भी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए. सो दैट इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव. नाउ लेट्स सी द चार्ट्स. अब देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक्स है उस पर क्या क्या है इन्फोग्राफिक्स. तो फर्स्ट चार्ट जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो रिसोर्सेस है
रिसोर्सेज अगर आप देखो तो सेंटर का जो रिसोर्सेज है अराउंड 62% है, वेयर स्टेट का जो रिसोर्सेज है अराउंड ओनली क्या है 37% है। बट अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करें तो सेंटर का जो एक्सपेंडिचर है वो कम है और स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो बड़ा है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो सेंटर के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है पर एक्सपेंसेस किसका ज़्यादा है, स्टेट के पास। तो इस वजह से स्टेट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्टेट के पास पैसा नहीं है और खर्चा ज़्यादा है, और इस वजह से जो फाइनेंशियल हेल्थ स्टेट का वो कम हो रहा है। सेकेंड चार्ट इसकी क्या है, शेयर। जो शेयर आप रिकमेंड कर रहे हो स्टेट्स को बेस्ड ऑन दी फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर आप रिकमेंड कर रहे हो वो तो बड़ा है ओवर द ईयर्स, पर जो एक्चुअल शेयर है जो कि स्टेट्स को दिया जा रहा है उसमें डिफरेंस है, उसमें आप डिफरेंस दिख रहे हैं। और ये जो डिफरेंस है जो कि रिकमेंड कर रहे हैं और जो एक्चुअल शेयर है, इस डिफरेंस के कारण स्टेट्स क्या कर रहे हैं, स्टेट्स सफ़र कर रहे हैं। थर्ड चार्ट शोज कि कैसे ओवर द ईयर्स सेंटर का जो शेयर है वो बढ़ रहा है बट सेम रेट से स्टेट का शेयर में बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं। आप देखो कि सेंटर कितने ह्यूजली, कितने हाई रेट से, हाई एस्पेक्ट से बढ़ रहा है, वेयर एज सेम रेट जो है वो आप स्टेट के शेयर में नहीं देख पा रहे हो। और इस वजह से जो सेंटर और स्टेट के जो डिफरेंस है, ये जो इंक्रीज इन शेयर जो है वो जो पेस के डिफरेंस के कारण स्टेट्स में कहीं ना कहीं जो अमाउंट है वो कम है, उनके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है बट जो फाइनेंसेस है वो कम है, इसके कारण वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ ग्राफ ये शो कर रहा है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, वी आर हैविंग द नॉन शेयरेबल पूल एंड द शेयरेबल पूल। तो नॉन शेयरेबल पूल में हम लोग ने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली वी आर हैविंग सेस एंड सरचार्जेस। तो यहाँ पर ओवर द ईयर्स जो नॉन शेयरेबल पूल है सेस का वो बढ़ रहा है, सेस और सरचार्ज जो है जो कि नॉन शेयरेबल पूल में आता है वो बढ़ रहा है। सो दिस आर दी कॉजेज ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स सेंटर की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। नाउ विद दैट, नाउ लेट्स सी कि जो सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंसेस हैं। सो क्या डिफरेंसेस सेस और सरचार्ज में? सेस की बात करें, सेस इज कैलकुलेटेड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स चार्ज ऑफ द टैक्स पेयर। मान लें कि आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपये के ऊपर टोटल जो इनकम है आपका 100 रुपया है और 100 रुपये के ऊपर आपको टैक्स लगाया जाता है, दैट इज सेस। जबकि अगर आप सरचार्ज का बात करो, सरचार्ज इज ओनली लेविड ऑन व्हाट, इन द पेएबल टैक्स एंड नॉट ऑन द ओवरऑल इनकम। आपको ओवरऑल इनकम 100 होने के बावजूद भी जो पेएबल टैक्स है, मान लीजिए कि उसमें 70 रुपीज़ ही है आपका पेएबल टैक्स, तो सरचार्ज जो है वो आपके 70 रुपीज़ में लगेगा जो कि पेएबल टैक्स है, नॉट ऑन द टोटल इनकम। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, इसकी जो सेस है वो हर टैक्स पेयर पे लगता है, इन ऑल टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री, वेयर सरचार्ज जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि सरचार्ज में है आपका पर्सनल इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स सब में इक्वली नहीं लगता है, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन दी इनकम्स जो है उसके बेसिस पर सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज जो है सबके ऊपर इक्वली नहीं लगता है, बेस्ड ऑन दी स्लैब्स इट इज डिवाइडेड। देन थर्ड थिंग जो है, सेस टैक्स जो है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वेराज यहाँ पर अगर सरचार्ज देखो, सरचार्ज भी कहाँ जाता है, सेस टैक्स। पर इसमें इशू क्या है, सेस टैक्स जो है, सेस टैक्स में जो यूज है वो यूज रेस्ट्रिक्टेड है, एक स्पेसिफिक यूज के लिए लिया जाता है, जबकि सरचार्ज में वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। और इस वजह से सेंटर क्या करता है, सेंटर क्योंकि ये नॉन शेयरेबल में आता है, काफ़ी सारे स्टेट्स जो एलिज करते हैं कि सेंटर कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स सेस को बढ़ा रहा है। अब अनदर एस्पेक्ट की सेस के एग्जांपल्स अगर देखो तो हमारे पास है हेल्थ सेस, देयर इज एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत अभियान सेस, देयर इज टोबैको प्रोडक्ट सेस। तो यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शंस के ऊपर, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए पर्टिकुलर सेस है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के लिए, और इस वजह से जो यूसेज है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है। पर सरचार्ज में क्या है, सरचार्ज में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट को अच्छा लगे वो यूज कर सकता है, इन एनी वे इट डीम्स फिट। सो यहाँ पर दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ सरचार्ज। एग्जाम्पल्स की बात करें, वी आर हैविंग द पर्सनल इनकम टैक्स एंड द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। So these are few examples of cess and surcharges. Now I think you have had a fairly good understanding of cess, surcharge, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ओवर द ईयर्स बढ़ाते आ रहा है, और ये जो बढ़ावा है सेस और सरचार्ज में, इसके वजह से स्टेट्स का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसे डिटोरिएट हो रहा है। विद दैट लेट मी शो यू एन ओवरऑल डायग्राम। यहाँ पर अगर आप देखें, जो ओवरऑल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें, मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो स्टेट के जो ओन टैक्स रेवेन्यूज जो हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू में ऑन टैक्स रेवेन्यू जो है वो काफ़ी कम है, दैट इज लेस देन 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में। वेराज ऑल ओवर इंडिया में भी देखो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में जो रेवेन्यू है, टैक्स ऑन रेवेन्यू जो है वो अराउंड
30 to 60% या 10 to 30% है। और इस वजह से काफ़ी कम स्टेट्स है जिनके पास जो रेवेन्यू है दैट इज़ मोर देन 60%, अपना जो रेवेन्यू है दैट इज़ मोर देन 60%। सो कहीं ना कहीं दे आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, ऑन सेंटर के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, और इस वजह से उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ रही है, पर फाइनेंशियल जो उन्हें मॉनेटरी अलाउंस जो मिल रहा है वो कम जा रहा है, और इसकी वजह से जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रहा है। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन पार्लियामेंट्री पैनल्स। सो पार्लियामेंट्री पैनल्स जो है वो भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर है, एंड वी हैव डिस्कस्ड दोस एस्पेक्ट्स इन द 9th अगस्त वीडियो। सो 9th अगस्त का जो वीडियो है वहाँ पर आई डिस्कस कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री पैनल्स कौन से होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है किस बेसिस पर उसका जो सिग्निफिकेंस है वो है, कौन से हैं इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, उनमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों उस पर सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इश्यूज़ है इसमें, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ओवर द ईयर्स हम लोग ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, जो वे फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड क्या है, ऑल दोज थिंग्स वी आर डिस्कस इन द 9th अगस्त वीडियो। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो क्योंकि मेंस के लिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू आवर 6th आर्टिकल विच इज़ ऑन इंडिया ईरान पैक्ट। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, यहाँ पर दो चीज़ का जिक्र है, दैट वन थिंग इज़ ऑन चाबहार पोर्ट and the second thing is on a convention, एक international convention का भी बात है। So first let's see about the चाबहार पोर्ट। So जो चाबहार पोर्ट है उसका जितना भी डायनामिक्स है I discuss in the 30th जुलाई। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया ने इतना पैसा लगाया चाबहार पोर्ट में, चाबहार पोर्ट का क्या क्या है फैक्ट्स, एज वेल एज चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया क्यों स्टिल चाबहार पोर्ट में एक स्पेसिफिक जो डायमेंशन है, स्पेसिफिक जो जिसे आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो मेंटेन करना चाहता है। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द 30th जुलाई। अगर आप उस डायमेंशन को समझ लो, उस डायनामिक्स को समझ लो, तो आप ये टॉपिक जो है अच्छे से डिकोड कर पाओगे। सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस, प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर। विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स मूव to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STCW, जिसका जिक्र इस आर्टिकल में है। अब ये क्या है, ये जो कन्वेंशन है, these are a set of standards, एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो कि कब एडॉप्ट हुआ था, इट वॉज एडॉप्टेड इन 1978। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले स्पेसिफिक स्टेट्स जो हैं उनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते थे। Watch keeping standards and other standards were put in place by the various states जिनके पास मर्चेंट फ्लीट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास अपने स्टैंडर्ड्स होते थे, सिंगापुर के पास अपने स्टैंडर्ड्स, ओमान के पास अपने स्टैंडर्ड्स। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ये कंट्री टू कंट्री वैरी करते थे। इस वजह से क्या होता था, इस वजह से एनफोर्समेंट्स में दिक्कत होती थी, आपकी सेफ्टी इश्यूज़ में दिक्कत होते थे, उसमें जो डिलेज हैं वो भी होते थे आपके ट्रांसमिशन में। सो ये सब इश्यूज़ के कारण काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी होने लगे थे। इस पर फिर ज़रूरत महसूस हुआ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का, जहाँ पे एक कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने का ज़रूरत महसूस हुआ, और इस वजह से STCW कन्वेंशन वाज मेड इनटू पिक्चर। वहाँ पर STCW कन्वेंशन जो है उसका शिलान्यास रखा गया। यहाँ पर व्हाट इट एस्टैब्लिशेस द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और कहे तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये जो कन्वेंशन है ये प्रपोज करता है। मिनिमम स्टैंडर्ड्स आप स्टेट्स क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ओबे करें, या इससे ऊपर जितने भी चाहे आप स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकते हैं, पर मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको क्या ना कहीं आपको ऑब्लिज करना और आपसे क्या करना है वो एक्सीड करना है या मीट करना है। आइदर आप सेम स्टैंडर्ड्स को ओबे करें या उससे ज़्यादा आप ऑपरेट करें। देन द लास्ट थिंग, कौन इन्फोर्स करता है इसे, द इन्फोर्समेंट एजेंसी इज नॉन एज द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कि काफ़ी पहले 1948 में क्रिएट हुआ था एंड केम इनटू फोर्स इन 1958, 10 साल बाद। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, काफ़ी सारे कन्वेंशंस हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट सेट ऑफ कन्वेंशंस है। वन ऑफ द कन्वेंशन जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करता है दैट इज़ द STCW। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ लेट्स मूव टू आवर 7th आर्टिकल विच इज़ ऑन टोमेटो फ्लू। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, अब हर दिन हम लोग नए फ्लूज जो है वो मिल रहे हैं। सो इस वजह से आई अगेन रिक्वेस्ट दिस स्टूडेंट्स टू अगेन बी कॉशियस, स्टे सेफ, क्योंकि आप जब तक जो सेफ्टी है वो नहीं ध्यान पे रखोगे, आपकी जो एजुकेशन है, प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्टेक पर आ जाएगा। सो विद दैट नाउ लेट्स सी कि टोमेटो फ्लू क्या है। सो टोमेटो फ्लू क्या है, टोमेटो फ्लू वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, केरला में। 2022 में ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ। सेकेंड थिंग, इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स आर मोर लेस सिमिलर टू कोविड-19 सिम्टम।
चिल्ड्रंस में पर्टिकुलरली अगर आप सिम्टम्स की बात करो, सो दे आर सिमिलर टू चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के सिम्टम्स के जैसे सिमिलर हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बुखार आ जाता है, हाई फीवर हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं या इंटेंस पेन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्किन्स में आप जैसे देखो यहाँ पर ऐसे रैशेस हो जाते हैं। तो इसका नाम टोमेटो फ्लू क्यों रखा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं रैशेस भी डेवलप होकर आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्हें पर्टिकुलरली ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स। और ये जो ब्लिस्टर्स है ये कहीं ना कहीं टोमेटो के जैसे दिखते हैं, और इस वजह से इसका नाम जो है टोमेटो फ्लू रखा गया। देन इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है सिमिलर टू चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का जो ट्रीटमेंट है, ये जो डेंगू का ट्रीटमेंट है, या इवन माउथ डिसीज जो है, फुट एंड माउथ डिसीज, उसका जो ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं सेम है। देन पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है पर्टिकुलरली कि वो रेस्ट करें, आइसोलेट करें खुद को, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी लें, इनटेक करें। और जो रैशेस है, रैशेस में कहीं ना कहीं हॉट वाटर स्पॉन्ज यूज़ करें, ताकि रैशेस कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज़ ना हो, जो ब्लिस्टर्स है वो कहीं ना कहीं ना फटे। सो दीज आर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ टोमेटो फ्लू। नाउ विद दैट, नाउ लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे। सो फर्स्ट क्विज इज रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म, जिस पे हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बात किया आज। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर, जो मैंने वीडियो वहाँ पर रेफर किया था। अगर वहाँ पर जो वीडियो मैंने सजेस्ट किया है, इफ़ यू रेफर टू दैट वीडियो, यू वुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कमिटीज, देन यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो अगेन, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस इन द फॉर्म ऑफ एन पीडीएफ वुड बी प्रोवाइडेड इन द वीडियोज डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी आज हम लोग डिस्कस किए हैं, उसका भी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। So I hope that you have learned a lot from today's analysis. Again, I request you to stay safe, work hard, study hard. We'll be doing the same for you guys. See you soon.